हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कि आइए बात करते हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर 9 है दोस्तों, 9वीं चैप्टर है कि मृदा। मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। कि मृदा के बारे में आइए जानते हैं कि मृदा की क्या है। मृदा मृदा का कितने प्रकार की मृदा होती है, मृदा क्यों इंपॉर्टेंट है, और मृदा के बारे में, और मृदा मृदा की आइए जानते हैं कि क्या है। कि मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। कि दोस्तों मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है कि यह पदार्थों की जड़ों की दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती हैं। कि यह अनेक जीवों का आवास और कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। और कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करते हैं। और अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सेंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। कि क्या होता है कि दोस्तों कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, हमारे दैनिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कि पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखते हैं। पोषक तत्व, जल की आपूर्ति, उनकी वृद्धि की सहायता करते हैं। ये अनेक जीवों को आवास प्रदान करते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। मृदा हमें सभी को भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करते हैं। मृदा क्या करते हैं दोस्तों? भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करते हैं। अतः मृदा हमारे जीवन की अभिन्न अंग है। मृदा वर्षा के बाद मृदा सेंधी सदैव गंध सदैव ताजगी भर देती है। आइए आगे बात करते हैं कि मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा क्या जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहले और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। कि केंचुए के घर क्या दोस्तों मृदाएं होती है। जब बारिश के टाइम होती है तो वो बाहर निकलते हैं। कि जिसके बाहर क्यों निकलते हैं, तो इसके बारे में पिछले कक्षा में मैंने पढ़ लिया था दोस्तों। बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि बारिश के टाइम में होते हैं कि क्या जो छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, कि मिट्टी के अंदर जो जीव वो होते हैं कि वो छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, इसलिए वो बाहर निकलते हैं दोस्तों। कि पहले ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम पता लगाते हैं क्रियाकलाप से। कि 9.1 क्रिया विभिन्न स्थानों के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे 9.1 में दिखाया गया, देखिए चित्र दोस्तों। चित्र 9.1 में दिखाया गया कि मृदा से नमूने एकत्र करते बच्चे इसमें दिखाए गए हैं। कि ऐसा नहीं देखते। 9.1 बोला गया कि बगीचे की मृदा, घास, चींटी। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं, उसके बाद ये कॉलम को पढ़ेंगे। कि इसके लिए आप हैंड लेंस या आवर्धन लेंस का उपयोग कर सकते हैं। कि प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने परीक्षणों को तो सारे 9.1 में लिखिए। कि बोला कि अपनी पर्चियों को अपने लेंस से परीक्षण करके उसको 9.1 सारे में लिखने के लिए बोला कि परीक्षण करके। कि बगीचे की मृदा का को बोला परीक्षण करके उसमें लिखने के लिए। इसमें पादप घास है, जंतु, चींटी और कोई अन्य परीक्षण। बोला कि सड़क किनारे का मृदा, बगीचे की मृदा, सड़क किनारे की मृदा कैसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो पादप कौन से होते हैं सड़क किनारे, और जंतु कौन से होते हैं, और कोई अन्य परीक्षण भी बोला कि करने के लिए। बोला ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो, कि वहाँ पादप कौन सा होते हैं, वहाँ जंतु कौन सा होता है, वहाँ कोई अन्य परीक्षण कैसे होते हैं। कि आइए आगे बात करते हैं कि अपने परीक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्र किए गए नमूने, आपके द्वारा एकत्र किए गए नमूने जैसे ही हैं? कि बूझो और पहले ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया। उन्होंने उसमें खेलना पसंद है, और यह वाकई बहुत मनोरंजन है। कि मृदा में बच्चों लोग की सबसे ज़्यादा उन्हें खेलना पसंद है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए। आइए आगे बात करते हैं कि ये पहले क्या करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सड़क के किनारे बगीचे से एकत्र किए गए नमूने में से मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियाँ के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को हानि पहुंचाते हैं। कि मृदा में रहने वाले जितने जीव उसको हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पॉलीथीन की थैलियों को, प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ या रसायन या पिरकनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। कि बोले कि अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसायन या पिरकनाशी दोस्तों मृदा को बहुत प्रदूषित करते हैं लोग। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों या रसायनों को मृदा में निमुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। कि पिरकनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। बोला कि दोस्तों पिरकनाशी का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खेत की मिट्टी का उपयोग खिलौनों को बनाने में किया जा सकता है। कि आइए आगे बात करते हैं कि 9.2 कि मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। कि मृदा अनेक परतों की बनी होती है। कि मृदा दोस्तों अनेक परतों की बनी होती है। ये जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। कि आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। कि क्रियाकलाप 9.2 कि थोड़ी सी मृदा लीजिए और ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। और अब 3/4 जल में भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उनमें मुट्ठी भर मृदा मिलाइए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए और जिससे मृदा पानी में मिल जाए। तो अब इसे कुछ देखने के लिए ऐसे रखा रहने दीजिए, जैसे चित्र 9.2 में दिखाए गए। चित्र 9.2 में मृदा की परतें दिखाए गए हैं। कि दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि उसमें थोड़ी सी मृदा लिया गया है, ढेलों को अपने हाथ से उनका चूर्ण बनाया गया, और 3/4 जल से कांच का एक गिलास लिया गया है। उसमें मुट्ठी भर मृदा मिलाया गया है और छड़ से उसे मिला दिया गया है और मृदा पानी मिल गया। और कुछ चित्र बोला कितना पॉइंट देखने के। कुछ समय बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कि बोला कि गिलास के पानी देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कि क्या आपको कांच के गिलास से भिन्न
वहाँ पर साइज के कणों की परतें दिखाई देती है। इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृदा अथवा सड़ी गली पत्तियाँ के कुछ टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा में सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस ये ऊपर तैर रहे हैं, ये दिखाया गया मृदा में। आइए आगे बात करते हैं कि आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों या चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। कि इसमें बोला गया कि दोस्तों कि आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों या चट्टानों को टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। कि बोला कि दोस्तों मृदा का निर्माण कैसे होता है? कि शायद पवन, जल और क्या जलवायु की क्रिया से सेलों की चट्टाने के टूटने से। ये याद रखना दोस्तों, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों या चट्टाने के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपेक्षा कहलाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाती है दोस्तों? अपेक्षा कहलाती है। किसी मृदा की प्रकृति या सेलों पर निर्भर करती है। कि इसमें देखिए दोस्तों 9.22 में इस चित्र में दिखाया गया है कि इसमें सबसे पहले ह्यूमस तैरते रहते हैं कि वो ह्यूमस सारी गली पत्तियाँ होते हैं। उसके बाद जल दिखाया गया है और उसके बाद मृतिका, ये मृतिका दिखाया गया है और इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये बालू दिखाया गया और लास्ट में बजरी ये दिखाई, इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पति की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उसमें उगते हैं। कि क्या बोला गया दोस्तों कि किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है। तो सेल क्या दोस्तों? चट्टानों होते हैं कि जो पवन, जल, जलवायु की क्रिया से सेल या चट्टानें टूटने पर मृदा होते हैं। इस प्रकार को अपेक्षा कहते हैं कि मृदा की प्रकृति उन सेलों पर भी निर्भर करते हैं। इसका निर्माण उन वनस्पति की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उगते हैं। तो वनस्पति की किस्मों पर भी निर्भर करते हैं दोस्तों इसके निर्माण, मृदा के निर्माण में जो उगते हैं। मृदा की कुछ विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट या मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। कि क्या होता है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट और मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श या गठन या रंग, गहराई या रासायनिक अपघटन में भिन्न होते हैं। कि क्या होता है कि दोस्तों कि मृदा की विभिन्न परतों होती है। कि जैसे मृदा की परतें देखिए कि दिखाई दोस्तों कि मृदा कितने दिखाई गए, A, B, C और लास्ट में आधार सेल होते हैं। कि ये परतें दिखाई गई कि मृदा के पहला स्तर ए में दिखाई गया संतृप्त स्थिति, बी में दिखाई दिया संतृप्त स्थिति और सी में दिखाई लास्ट में दिया आधार सेल दिखाई गए हैं। कि इसके बारे में और से पढ़ेंगे दोस्तों आगे डिटेल से। आगे पढ़ते हैं कि बोला कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श गठन या रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। कि बोला गया क्या? प्रत्येक परत स्पर्श या गठन या रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये परतें संतरण या स्थितियाँ कहलाती है। ये परतें क्या कहलाती है दोस्तों? ये परतें संतरण और स्थितियाँ कहलाती है। जैसे चित्र 9.3 मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। जैसे चित्र 9.3 कि हम समानतः मृदा की सबसे ऊपरी या शीर्ष परत को देखते हैं। कि क्या होता है कि दोस्तों हम समानतः मृदा के सबसे ऊपरी या शीर्ष परत को देखते हैं, उनके नीचे वाली परतों को नहीं। कि बोला गया कि हम समानतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परत को नहीं। यदि हम हाल ही में खरीदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। कि क्या होता है कि यदि हम हाल ही में ये खोदी गई खाई के पार्श्व को देखें तो हमें मृदा की भीतरी भी परतें दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। कि बोला गया दोस्तों कि जैसे खोदी गई मृदा के पार्श्व को भी देख सकते हैं, तो मृदा की भीतरी परतें दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण भी कर सकते हैं। कि मृदा परीक्षण को कुएं की खुदाई करते समय अथवा इमारत की नींव खोदते समय। कि बोला गया कि दोस्तों मृदा की परिच्छेदिका को कब देख सकते हैं? कि जब कुएं की खुदाई करते समय, किसी इमारत की नींव खोदते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ी पर और सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। बोला गया कि पहाड़ों पर भी, सड़कों के किनारे भी और नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संतर स्थिति समांतर गहरे रंग की होती है। कि सबसे ऊपर वाली समांतर संतरे क्या होती है? सबसे ऊपर वाली संतर स्थिति समांतर गहरे रंग की होती है। यहाँ दोस्तों दिखाई देगी कि सबसे ऊपर वाली संतर, ये सबसे ऊपर वाली दोस्तों ये गहरी रंग की होती है। यहाँ दर्शाया गया है कि आगे बात करते हैं कि क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। कि सबसे ये में बोला गया कि ये संतृप्त स्थिति, ये वाला बोला गया कि इसमें ह्यूमस और खनिज से भरपूर होते हैं दोस्तों। ये वाला संतृप्त ह्यूमस तथा मृदा को उर्वर बनाती है। कि दोस्तों क्या बनाते हैं? ह्यूमस क्या करते हैं? मृदा को बहुत उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, उर्वर बनाते हैं ह्यूमस मृदा को। ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती हैं। कि बोला गया कि ये संतृप्ति की स्थिति, ये पहला बोला गया ह्यूमस और खनिजों से ये समृद्ध होते हैं। ये बोला गया ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। उसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमस और मृदा को, और पादपों को पोषण प्रदान करता है। और पादपों को पोषण करता है। यह परत समानतः
मृदु और सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाले होते हैं कि क्या होते हैं कि दोस्तों ये परत होते हैं सबसे ऊपरी वाली परत दोस्तों, ये सबसे ऊपरी वाला परत होते हैं, ये मृदु सरंध्र और अधिक जल धारण करने वाली होती है। ये ह्यूमस मृदा को यही सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति बनाते हैं इस मृदा की, यही ह्यूमस दोस्तों। तो इसी में सबसे ज़्यादा पौधे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा उगते हैं, जो हमारी कृषि हमको प्राप्त होते हैं इसी मृदा से सबसे ज़्यादा कृषि हमको प्राप्त होती है। इसी से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं सबसे ऊपर वाली मृदा से, कि इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं इसे दोस्तों, इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं, जिससे हमें कृषि प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होते हैं। अथवा ये संतृप्त स्थिति कहते हैं, ये संतृप्त स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृतिकों और छुछुंदरों और भंगुरों, जैसे भंगुरों सबसे ज़्यादा छुछुंदरों भंगुरों शीर्ष मृदा की कृतिकों और कृतिकों कि अनेक जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। कि दोस्तों ये बोला गया कि शीर्ष मृदा होती है ना, ये संतृप्ति, इसके बारे में बोला गया कि दोस्तों ये पहले वाले को बोला गया कि शीर्ष मृदा होती है ना, ये संतृप्ति की स्थिति जिसको कहते हैं मृदा कृमियों और कृतिकों और छुछुंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का ये आवास प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। कि ये पहला वाला मृदा जिसको ये अनेक जीवों या छुछुंदरों या कृतिकों को अनेक जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। छोटे पादपों जरिए पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही हो रहते हैं। कि छोटे पादप क्या होते हैं, जो आप देखना जितना घास या छोटे छोटे पादप होते हैं, वो हमेशा कहते हैं शीर्ष मृदा पे ही उगते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परतें में ह्यूमस कम होती है। कि बोला गया कि यहाँ शीर्ष मृदा के नीचे के इसमें ह्यूमस कम होते हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमस ये नीचे वाले में होते हैं। कि बी स्तर में ह्यूमस सबसे कम होते हैं दोस्तों, ये बी संतरी स्थिति में ह्यूमस सबसे कम होते हैं। कि शीर्ष मृदा से नीचे परत पर ह्यूमस कम होते हैं, लेकिन खनिज अधिक होते हैं दोस्तों, इसमें खनिज बहुत अधिक होते हैं दोस्तों। ये बी वाली मृदा पर खनिज सबसे ज़्यादा होते हैं, कि खनिज अधिक होते हैं। ये परत समानता अधिक कठोर होते हैं। ये ऊपर वाली मृदा जैसे ऊपर वाले मृदा जो इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होते हैं, जल खनिज पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं। नीचे वाली मृदा में दोस्तों कि उसमें क्या होते हैं कि इसमें खनिज अधिक होते हैं, ह्यूमस कम होते हैं। ये समानता अधिक कठोर होते हैं दोस्तों, ये अधिक सहंत या धनी होते हैं। ये कठोर होते हैं और सहंत धनी होते हैं। और बी संतृप्त स्थिति या मध्य परत, इसी को मध्य परत स्थिति कहते हैं। मध्य परत स्थिति में क्या होते हैं दोस्तों, इसमें ह्यूमस कम होते हैं, ये इसमें अधिक खनिज होते हैं। और शीर्ष मृदा ए में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होते हैं, इसमें खनिज पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, इसमें जीव जंतु के ये आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृषि के लिए बहुत होता है, इसे हमको कृषि प्राप्त होते हैं। ये सतत से बी में ह्यूमस कम होते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि अधिक कठोर होते हैं और खनिज होते हैं, इसलिए इसे बी संतृप्त स्थिति कहते हैं या मध्य परत कहलाते हैं। आइए जानते हैं सी मृदा के बारे में जानते हैं कि ये सी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। ये सी संतृप्त स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि तीसरी परत है सी संतृप्त स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोंगी युक्त शैले से छोटे ढेलों की बनी होती है। कि क्या होता है कि दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने गिट्टी कंकड़ पत्थर देखा होगा दोस्तों, तो इसी मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कंकड़ पत्थर। आपने देखना कि जैसे हम ट्यूबवेल बोरिंग करते हैं कि दोस्तों, तो जैसे ये बालू निकलते हैं, तो इसी मृदा से ज़्यादा निकलते हैं दोस्तों। कि इसमें बोला गया कि तीसरी सी संतृप्त स्थिति जो दरारों या विद्रोंद युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती हैं। इस परत को नीचे आधार सेल होता है, जो कठोर होता है, जो दोस्तों जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं दोस्तों। तो जैसे ट्यूबवेल या बोरिंग करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े ये पत्थर निकलते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं दोस्तों। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, इसे दोस्तों फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो शैले उसी संतति के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो बहुत दरारों जो विद्रोंद युक्त सेलों के ढेलों से बनी होती है। इस परत में नीचे वाले जो सेल होते हैं दोस्तों, ये नीचे वाले सेल बोला गया कि ये और कठोर होता है, कि इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है दोस्तों। इसमें तो पत्थर कंकड़ में जाए, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें बालू पत्थर कंकड़ में, इसमें ये आधार से बहुत कठोर होता है, इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं कि 9.3 की मृदा के प्रकार। कि आप जानेंगे मृदा के प्रकार जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि शैले की अपेक्षा से विभिन्न पदार्थों छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। कि क्या होते हैं कि दोस्तों कि आप शैलों की अपेक्षा से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। तो इसमें ये शैलों की अपेक्षा आधार सेल ये बोला गया दोस्तों, ये आधार सेल के बारे में बोला गया कि इसमें बालू और चिकनी मिट्टी क्ले सम्मिलित होते हैं। कि जो जैसे शैलों की अपेक्षा विभिन्न पदार्थों छोटे कण निर्मित, इसमें बालू चिकनी मिट्टी सम्मिलित होते हैं। किसी मृदा में बालू या चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मृदा सेल पर निर्भर करते हैं। कि दोस्तों कि बोला गया कि मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मृदा सेल पर निर्भर करता है। कि किसी मृदा की बालू और चिकनी मिट्टी क्या करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, उन सेल पर निर्भर करता है जिससे उनके कण बने रहते हैं। जिसमें कण बनते हैं सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण होता है। कि बोला गया सेल कणों ह्यूमस का मिश्रण होता है, जिसे मृदा कहलाता है। कि बोला गया दोस्तों मृदा में बालू चिकनी मिट्टी का अनुपात मूल सेल पर निर्भर करता है, और जिससे उनके कण बने होते हैं सेलों के कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। कि जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, जैसे पादप मूल केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कि बोला गया कि जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बोला कि मृदा के महत्वपूर्ण जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, मृदा में जो जीवाणु बैक्टीरिया जो रहते हैं दोस्तों, जैसे मृदा का मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न और माप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कि क्या बोला गया कि दोस्तों मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न ओमाप या साइज के कणों के अनुपात के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। कि यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तो वो बलुई मृदा कहलाते हैं। कि जिसमें दोस्तों देखना कि आप जो बलुआ मिट्टी होते हैं, जो बलुआ मृदा कहते हैं, जो मृदा के कि मृदा में बड़े कणों का अनुपात उसमें होते हैं। कि तो यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, कि बोला कि यदि या बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो
मृमन्य मृदा कहलाता है कि क्या बोला कि वो दोस्तों जिसमें यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें कि सूक्ष्म कणों बालू कणों अपेक्षाकृत कम होते हैं, वो बलुआ मिट्टी कहलाते हैं। कि यदि मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है तो वो बलुआ मृदा कहलाते हैं। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो बोला कि इससे बड़ा होता है तो वो बलुआ मिट्टी कहलाता है। बोला कि इससे भी अधिक होता है, जो बलुआ मृदा से भी अधिक होता है, तो उसमें यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसको मृमय मृदा कहलाता है। यदि बड़ी या छोटे कणों का मात्रा लगभग समान होती है, बोला बड़े या छोटे कणों की मृदा यदि समान होते हैं तो ये धूमटी मृदा कहलाती है। कि धूमटी मृदा क्या होती है कि बोला कि दोस्तों यदि बड़ी या छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है, कि बड़े छोटे कणों की मृदा लगभग समान होते हैं, उसे धूमटी मृदा कहलाता है दोस्तों, धूमटी मृदा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मृदा कौन सा, कि बलुई मृदा क्या है, मृमय मृदा क्या है और धूमटी मृदा क्या कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, धूमटी, मृमय के रूप में किया जा सकता है। कि मृदा को दोस्तों आपको पूछा जा सकता है मृदा को कितने रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बलुई, धूमटी, मृमय मृदा। आइए जानते हैं तीनों मृदा के पर। इसे बलुई मृदा क्या होता है, जिसमें बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। कि दोस्तों वो कि इसमें होता है कि विभिन्न ओमाप या साइजों कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत इस मृदा क्या करते हैं दोस्तों, तो विभिन्न ओमाप या साइजों के कणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहता है। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, कि बारीक और सूक्ष्म कणों से भी अपेक्षाकृत अधिक होता है कि तो उसको मृमय मृदा कहलाता है। और यदि बड़े और छोटे कणों का मात्रा लगभग समान होती है तो उसे धूमटी मृदा कहलाता है। इसको याद रखना दोस्तों। कि आइए आगे बात करते हैं कि मृदा में कणों का ओमाप का उसके गुणों पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कि क्या बोला कि मृदा में कणों का ओमाप उनके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बालू के कण अपेक्षाकृत दोस्तों एक नॉर्मल मृदा से बालू के कण क्या होते हैं दोस्तों, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। यदि आसानी से एक दूसरे से दूर नहीं पाते हैं, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। कि बालू देखना दोस्तों, एक मुट्ठी बालू लेकर देखना कि उससे पता चलता है वो अपेक्षाकृत कि बालू के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं अपेक्षाकृत एक नॉर्मल मृदा से। उसमें काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, यह स्थान वायु से भरे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित मृदा होती है। जिसमें वायु से भरे होते हैं उसको क्या कह सकते हैं, बालू सुवातित मृदा कहते हैं। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है दोस्तों। तो जैसे जिसमें हुमस होते हैं ऊपर वाले नॉर्मल मृदा में, उसमें उसकी अपेक्षा बालू में सबसे ज़्यादा कि जल की निकासी बहुत तेज होती है, क्योंकि उसमें वायु भरे होते हैं। उसमें वो थोड़ा बड़े अपेक्षा नॉर्मल मृदा से अपेक्षाकृत बड़े आकार के बालू होते हैं, बड़े आकार के साइज के होते हैं। अतः बालू मृदा हल्की और सुवातित और सूक्ष्म होते हैं। तो बालू का आपने देखना दोस्तों, मृदा हल्की होती है, सुवातित और सूक्ष्म होती है। मृतिका या चिकनी मिट्टी क्या होती है, मृतिका और चिकनी मिट्टी क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। कि ये कण सूक्ष्म और बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। कि दोस्तों चिकनी मिट्टी के ऐसे होते हैं कि मृतिका ये बहुत सूक्ष्म कण, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं दोस्तों। जिसके कारण जो मृदा बहुत छोटे सूक्ष्म वो परस्पर बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं दोस्तों। जैसे बालू मृदा दोस्तों उसके कण बड़े होते हैं, जिस कारण वे उसमें वायु भरे होते हैं, वो परस्पर मजबूती से जुड़े नहीं होते। और मृतिका या चिकनी मिट्टी क्या होते हैं, वो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, वो छोटे होते हैं, जिस कारण वो बहुत मजबूती से परस्पर जुड़े रहते हैं। उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, उसके बीच रिक्त स्थान बहुत होते हैं। बलुई मृदा के विपरीत है। तो बलुई मृदा में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं, उसमें वायु भरे रहते हैं। कि वो सूक्ष्म, और जिसमें मिट्टी या चिकनी मिट्टी होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उसमें मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बलुई मृदा के विपरीत होते हैं कि इनके कणों के बीच बहुत सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाते हैं। कि क्या बोलते हैं इसके सूक्ष्म स्थान क्या थे, जल रुक जाते हैं, जिसके कारण वे ह्यूमस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ह्यूमस रहते जो चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा, वो जल के कण रुकने के कारण ह्यूमस रहते हैं। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है। बोला यह भारी होती है। इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा बहुत अधिक जल रहता है। कि बलुई मृदा में उतना जल नहीं, जितनी चिकनी मिट्टी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। बलुई मृदा में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है। कि पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा धूमट होते हैं। कि बोला कि पादपों के इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होते हैं। कि दोस्तों शीर्ष मृदा में ह्यूमस सबसे ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, खनिज जल लवण सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें छिद्र वायु ग्रहण करने की क्षमता नहीं होते हैं, जितनी जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो बलुई मृदा में जल सबसे ज़्यादा वायु भरी रहती है दोस्तों, उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, जितनी चिकनी मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। धूमटी मृदा बालू, चिकनी मृदा और गाद नामक अन्य पदार्थ के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद या नदी तलों के आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। कि गाद कहाँ आपने देखना दोस्तों, नदी जो बड़ी बड़ी नदी है उसमें होते हैं गाद, वो नीचे रहते हैं। जो मिट्टी के तल, जो नदी के तल होते हैं उसके नीचे गाद रहते हैं। कि आप देखना कभी नदी के नीचे कि उसमें गाद रहते हैं। गाद कणों का आपस ओमाप साइज या बालू और चिकनी मिट्टी के ओमाप के बीच का होता है। कि गाद कणों का ओमाप या साइज बालू और चिकनी मिट्टी के ओमाप के बीच का होता है। कि बोला कि गाद जो होते हैं दोस्तों, तो बालू कि गाद का साइज क्या होता है, कि गाद कैसे होते हैं दोस्तों, ना तो बालू के साइज के होते हैं, ना ही चिकनी मिट्टी के साइज के। बालू और चिकनी मिट्टी के बीच वाला जो साइज होता है वो वाला साइज के होते हैं। धूमटी मृदा में ह्यूमस होती है। धूमटी मृदा में क्या ह्यूमस होते हैं, इसमें खनिज होते हैं। ये पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में पौधे कृषि होते हैं। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। कि धूमटी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आइए क्रियाकलाप 9.3 से और समझेंगे कि मृदा के बारे में क्या है, और कि मृदा या धूमटी या बलुई मृदा या तीन मृदा के बारे में के नमूने एकत्रित कीजिए। बोला गया मृमय मृदा, धूमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए और इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद करके जल डालकर इसे गूंद लीजिए। और चित्र 9.4 में दिखाया गया है दोस्तों। ये चित्र देखते हैं, चित्र 9.1 ये चित्र 9.1 में दिखाया गया है कि दोस्तों इसमें कि क्या बोला गया है कि
कि बोला कि मृदा मृदा घूमती बल्ब के नमूने एकत्रित करने के लिए बोला गया है कि एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए और इसमें से कंकड़ पत्थर घास और तिनके आदि को निकाल लीजिए और इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर ऐसे इसे गूंथ दीजिए। बोला कि इसे गूंथ दीजिए। तीनों मृदा को लेकर के बोला कि दोस्तों इसको एकत्रित करके एक मुट्ठी में भर लीजिए, उसे गूंथ दीजिए, उसमें बूंद बूंद करके जल डालकर देखिए। चित्र में ये तीनों मृदा लिया गया कि दोस्तों मृदा मृदा घूमती बल्ब ये तीनों मृदा लिया गया है, उसको धीरे धीरे पानी डालकर उसको गूंथ देने के लिए बोला गया है कि केवल इतना जल डालने की कि इसमें मृदा का गोल बनाया जा सके। बोला कि इतना जल डालें ताकि इसके गोल बनाया जा सके। जैसे चित्र 9.4 जैसे चित्र 9.4 में जैसे गोल बनाया गया तीनों मृदा को लेकर, ये बल्ब घूमती और मृदा तीनों मृदा को लेकर इसमें थोड़ी मात्रा में जल डाल के उसको गोल बनाया गया बी में। लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ये बोला कि ये जिसको गोल बनाया गया बी में ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए, इतनी पानी डालना चाहिए कि वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए एकदम। कि मृदा से गोलाकार बनाने का चित्र 9.4 सी में कि प्रयास करें कि मृदा से गोलाकार बनाने का सी में, यहाँ देखिए दोस्तों मृदा से गोलाकार या सी में इस मृदा से लेकर के इसको गोलाकार बनाया गया है कि एक गेंद जैसा बनाया गया है। सी में बोला कि मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें, किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। बोला गया कि क्या कि किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लेने के लिए बोला गया कि इसमें देखो डी में देखो एक समतल सतह पर लेकर इसको बेलन से लेकर बेला गया दोस्तों, और डी में दिखाया गया। बोला कि इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे सी में दोस्तों यहाँ छल्ला बनाया गया, इसको बेल करके इसको छल्ला बनाया गया है। इसको देखिए मृदा को दोस्तों मृदा को आप इसे क्या पता करते हो, मृदा का आप किसी भी प्रकार में शेप बना सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों मृदा को एक लिया गया, इसको गूंथ करके बनाया गया, ए बना गया, इसमें बड़ा एक गोला बनाया गया, इसमें गेंद जैसा इसमें एक बेलन से बेला गया, इसमें ये रिंग जैसा बनाया गया है कि दोस्तों मृदा को किसी भी आकार में आप बना सकते हैं। जैसे मृदा का मिट्टी का बर्तन कितने उपयोगी हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। इसे हमारे लिए आप आइए जानते और पढ़ते हैं इसके बारे में कि इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की होती है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक होता है। कि मैं जानना चाहता हूँ मटका सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा की उपयोग किया जाता है। कि बोला गया कि दोस्तों जैसे मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं दोस्तों को उसको बोला गया कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग करते हैं, जो मिट्टी का, तो उस बनाने के लिए किस प्रकार का, तो वो जब से जल्द चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। मिट्टी का बर्तन एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है दोस्तों। क्या बता सकते हैं कि वो किस प्रकार की मृदा या बर्तन खिलौने या मूर्तियां आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बोला कि किस प्रकार की मृदा होते हैं, आइए जानेंगे, आगे पढ़ेंगे उसमें मृदा के गुण। आइए पढ़ते हैं मृदा के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कि 9.4 के मृदा के गुण के बारे में पढ़ेंगे। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाइए कि आइए हाँ अब हम मृदा के गुणों को जलाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। कि बोला कि मृदा के गुणों को जानने के लिए, जलाने के लिए नहीं दोस्तों, मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप से समझेंगे। मृदा में जल अंतर श्रवण दर होते हैं। कि मृदा में जल अंतर श्रवण दर क्या होते हैं कि भुजों और पहली ने 50 सेंटीमीटर ओमाप के 2 वर्ग अंकित किए हैं। कि क्या बोला है कि भुजों और पहली ने 50 सेंटीमीटर के 2 वर्ग अंकित किए हैं, और जिनमें एक अनेक घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बनाया था। और उन्होंने दो समान ओमाप की बोतलें को पानी से भर लिया, और उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक दूसरे की बोतल पानी डाल दिया, और उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया, अब अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क या पर डालने पर पानी अवशोषित हो गया। तो बुझो आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी की अवशोषण में अंतर क्या था। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे कि इस क्रियाकलाप के लिए क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के नाम A, B, C रख सकते हैं। कि बोला कि इस क्रियाकलाप करने के लिए 3 ले उसको दलों को ABC में दर्शाएं। आपको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। कि आपको एक खोखले बोतल अथवा खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप उपयोग करें। ऐसे पाइप प्रदान करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक ओमाप के 3 छोटे टीन के डब्बे लेकर उनकी तली को काट ले। कि यदि PVC पाइप या लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले, उनका प्रयोग करें। ये प्रयोग बताया गया है दोस्तों। जैसे चित्र 9.5 में अंतर श्रवण की दर को ओमाप। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर ला दें। और चित्र 9.5 में दिखाया गया है कि दोस्तों, या चित्र 9.5 में दिखाया गया है कि अंतर श्रवण दर ये दिखाया गया है कि बोला गया कि इस पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। बोला गया इस पाइप लिया गया है, इसमें 200 ml तक बोला कि जल डालने के लिए बोला गया है। कि 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। कि 200 ml को माप लिए 200 ml का खाली बोतल उपयोग कर सकते हैं। उस समय नोट कर लें कि जब आपने
डालना आरंभ किया था तो तब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो गया। कि यहाँ देखिए दोस्तों, अंतःस्रावन की दर को मापने के लिए ये गिलास पानी, ये एक पाइप लिया गया, उसमें पानी डाला गया, तो पानी तो क्या हुआ कि ये जल, तो उस समय तो ये जल डालना आरंभ किया, तो ये सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो गया दोस्तों। कि अंतःस्रावित हो जाए तो पाइप खाली हो जाएगा। कि क्या होता है कि मिट्टी द्वारा या अंतःस्रावित हो जाता है तो क्या होता है कि पाइप खाली हो जाएगा। तो पूरा समय नोट करिए, यह ध्यान रखिए कि पाइप में डाले गए समय पानी ना छलके, ना ही यह पाइप के बाहर गिरे। कि बोला गया या बाहर ना गिरे या न छलके भी नहीं। कि 200 ml जल की मृदा में अंतःस्रावित होने लगने के समय पर आधार पर अंतःस्रावन दर की गणना निम्नलिखित सूत्रों से द्वारा किया जा सकता है। कि बोला गया कि दोस्तों कि इसमें 200 ml जल की मृदा में अंतःस्रावित होने लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रावन दर की गणना निम्नलिखित सूत्र से कर सकते हैं। कि इसमें अंतःस्रावन दर बोला कि कर सकते हैं कैसे, कि ml लिया गया है, इसमें ml में लिया गया है, और जल की मात्रा ml में लिया गया, अंतःस्रावन की अवधि या मिनट में लिया गया है यहाँ दोस्तों। कि बोला इसको सूत्र से भी कर सकते हैं। जैसे अंतःस्रावन की दर निकालना है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जल की मात्रा ml में और अंतःस्रावन की अवधि मिनट में। तो अंतःस्रावन की दर निकालने के लिए सब क्या फॉर्मूला, जल की मात्रा ml में और अंतःस्रावन अवधि की मिनट में। ये बोला कि इससे हम क्या अंतःस्रावन दर निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रावन में 200 मिनट लगते हैं। कि बोला गया क्या कि मान लीजिए नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रावन के लिए 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं एग्जाम्पल लेके। तो अंतर दर क्या हो जाएगा, 200 ml जल के मात्रा और अंतःस्रावन में 20 मिनट लगते हैं बटे 20 मिनट, तो क्या हो गया 10 ml बटे मिनट हो गया। यहाँ दिखाया गया ये क्रियाकलाप उदाहरण के लिए 10 ml बटे मिनट हो गया, ये दिखाया गया। आइए आगे बात करते हैं। अपने दल द्वारा दिए गए मृदा के नमूनों में अंतःस्रावन दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों की मृदा के नमूने की अंतःस्रावन दर से भी कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रावन दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि बोला गया कि क्या मृदा के नमूनों को अंतःस्रावन दर के बढ़ते क्रम को, बोला कि अंतःस्रावन की बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। आइए आगे बात करते हैं कि 9.5 मृदा में नमी। कि मृदा में नमी क्यों होती है, इसके बारे में जानते हैं। कि क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं। कि बोला गया आप ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की मृदा या कंपदीप हो रही होती है। कि क्या होता है कि बोला गया कि क्या कि समान आपने देखा होगा जमीन के ऊपर की वायु की कंपदीप हो रहे होते हैं, अर्थात ऐसे दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे भी ऊपर उठ रही है। कि बोला गया क्या दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन गर्म के दिन में दोपहर खेत या खुले मैदान से होकर गुजरे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु या कंपदीप्त हो रही है। कि जमीन के ऊपर कोई कंपदीप हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है। जैसे आग के अलावा हाँ ये दृश्य देखना दोस्तों आप, जैसे ग्रीष्मकालीन मौसम में जैसे लू दोस्तों, जैसे लू जैसे देखना चलता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे देखना कंपदीप्त होते रहते हैं दोस्तों। तो उसे गर्म मौसम में तो जैसे आप गर्म वायु वैसे ऊपर उठ रही है, जैसे आग के अलावा ऊपर उठती है, ऐसा आपने देखना, ऐसा अनुभव किए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्रियाकलाप द्वारा हम उसका ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आइए क्रियाकलाप 9.5 से समझेंगे। कि एक ओथन नली लीजिए, बोला एक ओथन नली लीजिए और इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और इसमें कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और कोथन नली का परीक्षण कीजिए। और चित्र 9.6 में यहाँ दिखाया गया दोस्तों, चित्र 9.6 में कि मृदा में नमी हटाने का विधि दिखाया गया कि मृदा में कैसे नमी हटाया जाता है। इसमें दिखाया गया कि बर्नर की सहायता से मृदा का नमूना लिया गया है, इस बर्नर की सहायता से उसको गर्म कर रहा है, कोथन नली है और जल की बूंदे यहाँ ऊपर दर्शाए गए स्टैंड की सहायता। आइए बात करते हैं कि ये परीक्षण किया गया है कि हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है, कि मृदा को जब गर्म करने पर क्या होता है। कि क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं, तो यदि हाँ तो वो किस स्थान पर जल की बूंदें दिखाई देती है। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। तो जब मृदा को यहाँ मृदा गर्म किया गया है दोस्तों, कि ये बर्नर की सहायता से मृदा लिया गया, मृदा में से ये नमी कैसे हट रहा है इसको दिखाया गया है। कि मृदा का नमूना लिया गया यहाँ और कोथन नली जल की बूंदें यहाँ ऊपरी हिस्से में ये दिखाई देगा बर्नर की सहायता से गर्म करने। कि बोला गर्म करने पर मृदा जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। कोथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षा ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाती है। बोला कि ये क्या होता है, मृदा जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, कोथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षा जहाँ ठंडी भीतरी दीवार होती है, जो ठंडी होती है वो संघनित हो जाती है, वहाँ पर संघनित हो जाती है जहाँ ठंडी होती है। कि गर्म दिनों में मृदा से यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बताया गया है कि क्या होता है। कि दोस्तों मृदा में से जल वाष्पित होता है, कि जब भी मृदा गर्म किया गया है तो मृदा से कोथन नली के ऊपर भाग की अपेक्षा ठंडी भीतर दबाव संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती है। कि क्या होते हैं दोस्तों, गर्म मौसम में क्या होते हैं, जल के वाष्पन के कारण क्या होते हैं कि ऊपर उठती है जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत संघनित बना देती हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपरी वायु में हमें कंपदीप प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसमें कोथन नली में से बाहर निकाल ले और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो और दोनों के बीच अंतर नोट करें। बोला कि जो आपने प्रयोग किया है और एक मृदा जो कोथन नली है, एक मृदा जो ऐसे जो नॉर्मल मृदा है, जो मृदा गर्म करने के बाद इसको नली में बाहर निकाल लिया, इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसको गर्म नहीं किया गया, एक नॉर्मल मृदा से। बोला जिसको गर्म किया गया, जिसको गर्म किया उस मृदा से। बोला कि और दोनों को बोला कि नोट कीजिए। आइए आगे और जानते हैं 9.6 मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। कि मृदा जो क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है। बोला कि सभी प्रकार की मृदा करते हैं। आइए जानने के लिए एक क्रियाकलाप से समझेंगे कि दोस्तों क्या एक क्रियाकलाप समझिए, क्या सभी मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है। तो क्रियाकलाप सभी 9.6 है। प्लास्टिक की एक टिप लीजिए, बोला फिल्टर पत्र या अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 में, चित्र 9.7 या चित्र दोस्तों चित्र 9.7 में ये
प्लास्टिक टुकड़ा ये कीप के आकार के मोड़कर ये बनाया गया है, एक बीकर लिया गया है। मृदा में जल का अवशोषण ये बताया गया कि मृदा में जल का कैसे अवशोषण होता है ये दिखाया गया। फिल्टर पत्र लिया गया, कीप द्वारा लिया गया कि एक क्रियाकलाप दिखाया गया। ड्रॉपर लिया गया, इसमें ड्रॉपर आइए पढ़ते हैं इसको अच्छे से कि जैसे चित्र 9.7 अनुसार कीप में लगा दीजिए कि जैसे किसी मृदा के सूक्ष्म पाउडर को 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाकर फिल्टर में डालिए। बोला कि 50 ग्राम तोलकर कीप को लगाकर उसे फिल्टर में डालेंगे। यहाँ 50 ग्राम तोलकर कीप को उसे फिल्टर में या फिल्टर पत्र में इसमें 50 ग्राम तोलकर मृदा को इसमें डाल देने के लिए बोला गया कि किसी बोला गया कि किसी मापन या सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। बोला गया कि किसी मापन या सिलेंडर में लेकर उसके जल की माप को नोट करने के लिए बोला गया। अब फिर जल को बूंदे बूंदे करके कीप में रखी मृदा में डालिए। बोला कि यहाँ दोस्तों यहाँ कीप में रखी जो मृदा है ना उसको जल के बूंदे बूंदे लेकर के एक ड्रॉपर से इसमें डालने के लिए बोला गया कि जो 50 ग्राम जो इसमें मृदा लिया गया है। तो किसी माप के सिलेंडर से जल लेकर उसके माप नोट, तो उसमें बोला गया कि तो कीप की फिल्टर में डालिए और माप सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए और इस जल को बूंदे बूंदे करके कीप में रखे मृदा को डालिए। तो आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर उपयोग भी कर सकते हैं। बोले कार्य ड्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉपर दोस्तों यहाँ ड्रॉपर का यहाँ किया गया कि ये 50 ग्राम मृदा लिया गया और मृदा बूंद बूंद करके ये इसे ड्रॉपर लेकर ये इसमें जल डाला गया है। बूंदे बूंदे इसमें ड्रॉपर उपयोग करके इसमें एक जल के स्थान पर न गिराए, यह मृदा पूरी तरह पर डालिए। बोला कि सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर पूरी मृदा पर डालिए। कि बोला कि जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वो रिस्कर कीप से नीचे। बोला कि दोस्तों ये 50 ग्राम मृदा लिया गया था इस कीप में क्रियाकलाप। बोला कि 50 ग्राम कीप में मृदा लिया गया एक ड्रॉपर की सहायता से। बोला कि गया कि मृदा को एक ही जगह पानी नहीं डालने के लिए इसमें चारों साइड पानी डालने के लिए और इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है जो ताकि फिल्टर से लगा ताकि पानी नीचे रिस सके एक बीकर की सहायता। बोला कि तब तक पानी डालते लेने के लिए चारों साइड मृदा ताकि नीचे रिसने लगे। बोला कि सारा जल एक स्थान पर न डालने के लिए। बोला कि यह डालकर यह तब तक जारी रखें जब तक इसका कीप नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापा सिलेंडर से बने जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा ले। बोला गया क्या मापा सिलेंडर से बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप से हटा लेने के लिए बोला गया। उसे अपेक्ष जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। कि क्या बोला कि दोस्तों कि एक मापन सिलेंडर से बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा लेने के। बोला कि दोस्तों आरंभ जो माप था उसे एक मापन सिलेंडर से जो बचे जल को मापकर उसे घटा लेने के लिए बोला गया। जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन। बोला कि जिसे मृदा द्वारा जल का धारण किए गए आयतन कैसे क्या करते। सबसे पहले जिसको जो मृदा जल नहीं धारण करी वो मृदा लेंगे और जो मृदा जल धारण कर लिया वो माप लेंगे। जो मृदा जल धारण करने वाली मृदा से घटा देने के लिए बोला कि किसको जो बिना जल धारण किए गए मृदा को माप को घटा देने के लिए, जो जल धारण के लिए मृदा को माप में से जो जल नहीं धारण किए गए मृदा के माप को घटा देने के लिए, जिससे मृदा का आयतन का पता चल जाएगा। अपने परिणाम को नोटबुक में बोला कीजिए। बोला कि इस परिणाम को नोट बीच में करने के लिए बोला गया है। यहाँ दोस्तों मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम दिया गया। बोला कि मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL था और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन V था। तो मृदा द्वारा जल का आयतन कैसे है जो इसमें दोस्तों यहाँ क्या बोला गया कि जैसे मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन VmL था और मापन सिलेंडर में जल द्वारा अंतिम आयतन U था। पहले V था। उससे मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन इसे निकाल सकते। पहला मृदा में से दूसरे मृदा को जल धारण करने में जो बिना जल धारण करने मृदा और जो जल धारण करने मृदा को घटा देने के लिए, जिससे मृदा का आयतन पता चल जाएगा। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान ये U - V ग्राम में निकल जाएगा। 1 ml जल द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। कि क्या बोला 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत जैसे U - V / 50/100 ये उसको इसका इतना कर देते हैं। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। बोला कि इस क्रियाकलाप को मृदा के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं। बोला इस के समान परिणामों को अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा को अंतःस्रवण दर से अधिक होता है। किस प्रकार की मृदा का अंतःस्रवण दर सबसे कम होता है। बोला कि हर मृदा को बोला कि इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के दोहराइए। आपको सभी नमूनों के समान परिणाम प्राप्त होंगे। परिणाम को अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों पर। बोला कि इस प्रकार की मृदा को अंतःस्रवण बोलता है किस प्रकार की मृदा में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है और किस प्रकार की मृदा अंतःस्रवण सबसे कम होता है। और बूझो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 या 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं जल का स्तर बढ़ जाता है। कि क्या होता है तो बोला कि बूझो 8 या 10 दिन बाद जल या तालाब या कुएं का जल स्तर बढ़ जाता है। कि सुना बढ़ जाता है। किस प्रकार मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंच जाता है। तो बोला गया कि दोस्तों कुएं तालाब में किस मृदा में जो जल 8 जैसे बारिश होती है दोस्तों जल 8 या 10 दिन के बाद वो मृदा क्या होता है कि कुएं तालाब में क्या होते हैं जल ये क्या होते हैं कि भर जाते हैं। तो उसमें बोला गया कि किस प्रकार की मृदा में जल कम समय में सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित हो जाते हैं होकर कुएं में तक पहुंचता है और किस प्रकार की सब मृदा में सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करने और किस प्रकार की मृदा में सबसे कम जल धारण की मृदा। कि बोला कि दोस्तों तालाब या कुएं के आसपास जो मृदा है तो 10 या 8 दिन के बाद जो बारिश होते हैं कि देखना तालाब कुएं के बारे में क्या होता है कि मृदा की जल भर जाते हैं। उसमें होता है कि आप देखना कि उस तालाब कुएं के पास किस प्रकार की मृदा जिसमें बहुत तेजी से जल धारण करने की सबसे क्षमता होती है किसमें और किस मृदा में
में अंतःस्रावित जल धारण की क्षमता अंतःस्रावित होते हैं और किस मृदा में ज़्यादा होते हैं, किस मृदा में अंतःस्रावित कम होते हैं। कि क्या आपको कोई विधि बता सकते हैं जिसमें अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूजल तक पहुंच जाते हैं? कि बोलता है किस प्रकार मृदा अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा में सबसे कम जल धारण करती है। बोलता है कि आप कोई विधि द्वारा बता सकते हैं जिससे वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूजल तक पहुंचता है। बोलता है किस विधि द्वारा आप बता सकते हैं कि वर्षा जल होते हैं दोस्तों, जैसे रिचार्ज होते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वाटर दोस्तों, तो वो बोला गया अंतःस्रावित होकर तो भूजल तक पहुंचते हैं। तो वो बोला गया कि अब किस विधि द्वारा वो होते हैं, वो विधि बताने के लिए बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि 9.7 मृदा और फसलें। कि मृदा और फसलें के बारे में बोलते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, कुछ में धूमटी मृदा और कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। जैसे पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा प्रभावित होते हैं। ये मृदा तीनों मृदा होते हैं, जो मृदी मृदा होते हैं और धूमटी मृदा होते हैं और एक बलुई मृदा होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये पवन, वर्षा, ताप और प्रकाश, आर्द्रता द्वारा ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं तीनों प्रकार की मृदा। ये कुछ प्रमुख जलवायु जैसे जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक और तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष रूप में उगते हैं। वनस्पति या फसलों की किस्में का निर्धारण करते हैं। कि क्या होता है दोस्तों कि पवन, वर्षा, बोलते हैं तीनों प्रकार की मृदा दोस्तों, धूमटी बलुई और मृदु मृदा पवन, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा प्रभावित होते हैं। और कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। और जलवायु कारक मृदा घटक सम्मिलित रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति फसलों की किस्मों निर्धारित करते हैं। जिसमें बोला गया कि किसी वनस्पति और फसलों की किस्मों कैसे निर्धारित करते हैं। उसमें ऐसे जो तीन प्रकार मृदा होते हैं, बलुई मृदा, धूमटी मृदा, मृदु मृदा, उसमें क्या होता है? जल, उसमें पवन, वर्षा, प्रकाश से इससे प्रभावित होता है और प्रमुख जलवायु कारक से भी प्रभावित होते हैं और मृदा परिच्छेदिका से भी प्रभावित होते हैं। मृदा संरचना परिवर्तन लाते हैं। जलवायु के कारक मृदा घटक सम्मिलित होते हैं जैसे विशेष प्रकार के उगने वाले वनस्पति फसलों की किस्मों निर्धारित करते हैं। मृदु और घुमटी मृदा दोनों ही गेहूँ, चने जैसे फसलों को खेती के लिए उपयुक्त। हाँ दोस्तों, यहाँ देखो अब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बात कही गई दोस्तों कि मृदु मृदा और घुमटी मृदा ये दोनों ही गेहूँ और चने के फसलों के लिए खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि परीक्षा में अब चने और गेहूं के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं? तो मृदु मृदा और घुमटी मृदा, ये दोनों को याद रखना दोस्तों। गेहूं और चने के लिए मृदु मृदा, धूमटी मृदा, ये फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। मृदु मृदा और धूमटी मृदा में जल धारण की क्षमता कितने होते हैं दोस्तों? इसमें सबसे अधिक होते हैं, इसलिए गेहूं और चने के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं। धान के लिए भी मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण करने की क्षमता वाली मृदा आदर्श होते हैं। कि बोला कि धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध और अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होते हैं। कि बोला कि जो धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध और अच्छी जल धारण क्षमता वाले आदर्श होते हैं। मसूर और अन्य दालों के लिए धूमटी मृदा की आवश्यकता होती है दोस्तों। कि आपको बोला कि दाल के लिए जो होते हैं, दाल के लिए भी मसूर दाल और अन्य दालों के लिए भी धूमटी मृदा होते हैं दोस्तों। आपको से पूछा जा सकता है दाल के लिए कौन सी मृदा उपयोग होते हैं? धूमटी मृदा दाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। ऐसे पहले ये क्रियाकलाप क्या बोलते हैं कि ग्राम या जी, किलोग्राम, केजी वास्तव में द्रव्यमान के क्रियाकलाप नहीं दोस्तों, ये बॉक्स में क्या लिखा है देखते हैं कि ग्राम, जी, किलोग्राम, केजी वास्तव में द्रव्यमान की मात्रा है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। कपास के लिए बलुई या धूमट अथवा धूमस मृदा अधिक उपयुक्त होती है। कि बोला गया है कि कपास के लिए बलुई धूमट, बोले कपास के लिए बलुई धूमट, इसको याद रखना दोस्तों। जैसे कपास के लिए आपको क्या कपास खेती के लिए कौन सी मृदा? बलुई धूमट या धूमट मृदा अधिक उपयुक्त होते हैं कपास के लिए, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाते हैं। कि कपास के लिए दोस्तों जिस मृदा में जल की निकासी आसानी से हो जाते हैं, बलुओं तथा धूमट मृदा में यह कपास के लिए बहुत, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, जो पर्याप्त परिणाम में वायु धारण करते हैं। जो कपास के लिए वे मृदा होते हैं जिसमें वायु धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जैसे बलुई धूमट या धूमट मृदा अधिक उपयुक्त होते हैं। जो जल निकासी आसानी से होते हैं, जो वायु धारण करने की क्षमता अधिक होते हैं, वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त मृदा होते हैं। इसी के बारे में पढ़ें। आइए आगे बात करते हैं कि गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा में उगाई जाती है। कि बोलता है कि महीन जो महीन मृदा होते हैं, जो जल धारण करने की क्षमता अधिक, तो गेहूं जैसे फसलें उसमें उगाई जाती है, जिसमें ह्यूमस अधिक पोषक तत्व उर्वरा शक्ति होते हैं, वो महीन मृदा में पाई जाती है। जैसे गेहूं फसल दोस्तों, रबी की फसल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम लोग गेहूं की खेती किसमें करते हैं दोस्तों? मृदा में करते हैं गेहूं की फसलें, जिसमें ह्यूमस जल खनिज लवण सबसे जल और पोषक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें उर्वरा शक्ति अत्यधिक होते हैं। शिक्षकों, माता पिता अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलें के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और उपलब्ध जानकारी की सारी 9.2 बोला कि भरने के लिए। आइए देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा है दोस्तों। कि बॉक्स में पढ़ेंगे एक केस अध्ययन दिखाया गया कि आपकी परीक्षा से भी ये यूपीएससी परीक्षा पीसीएस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। ये केस अध्ययन से दिखाया कि जॉन या रशीद यो राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक एक स्थान के लीलाधर या दादा या संतोष मालवीय के घर गए और लीलाधर दादा सुहारी और मटका कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी के तैयार कर रहे थे। और चित्र 9.8 में यह दिखाई गया दोस्तों, कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन ये बना रहे हैं। किस तरह
ये दिखाया गया है कि इसमें दोस्तों कि देखो किस तरह की मिट्टी या कुल्हड़ बनाई गई, यहाँ कुल्हड़ बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो बोला कि गई। तो उन तीनों लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं, जहाँ बंजर भूमि है वहाँ से काली मिट्टी लाया था। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? बोलता है कि दादा बोला कि सूखा मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़ पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं, और कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है, और इस मिट्टी में या घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गुथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। सूक्ष्म वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है। रसीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? कि बोला कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में दोस्तों, जब पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल की निकासी जल जाती हैं, और जिससे मृदा को पात्रों में सूक्ष्म छिद्रों रह जाते हैं, इसी के कारण वो मटकों को और सुरारी में से जल अंतस्रावित होने से उसके बारी सतह तक आ जाती है, वहाँ से ये वाष्पित हो जाती है, जिससे ये घड़े व सुहारी में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया सोहानपुर में बनी सुहानियों और मटके से दूर तक पहुंची। इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात बोलाई गई कि दोस्तों कि रसीद बोला कि मृदा को घोड़े की लीद क्यों इसमें डाली जाती है? घोड़े की लीद इसमें डाली जाती है दोस्तों। घोड़े की लीद जब जल इसमें डाली मृदा को पात्रों से छिद्र आ जाते हैं, इसी के कारण मटकों या सुहानी जल में अंतस्रावित होकर उनकी बाहरों सतहों पर आ जाते हैं, वहाँ से वो वाष्पित हो जाते हैं। इसे घड़े या सुहानी रखे तो जल क्या होते हैं? ठंडा हो जाते हैं। दादा ने सोहानपुर में ये प्रसिद्ध सबसे दूर तक प्रसिद्ध है। मृदा प्रदन की क्या बात की? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना, यह मृदा कहलाती है। मृदा प्रदन क्या होता है दोस्तों? जल, पवन, वर्षा के द्वारा क्या होते हैं कि मृदा की ऊपरी सतह का हटा दिया जाता है। पादपों की जड़ें या मृदा को मजबूती से बांधते हैं। क्या होते हैं कि पादपों की जड़ें क्या होती है कि मृदा को मजबूती से बांधते रहते हैं। पादपों की अनुपस्थिति मृदा ढीली हो जाती है। क्या होती है पादपों की अनुपस्थिति? इसलिए दोस्तों जहाँ होता है कि मृदा का प्रदन होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष बोलता है कि लगाने के लिए वृक्ष क्या करते हैं दोस्तों कि मृदा को मजबूती से बांधे रहते हैं, जिसके कारण ये भू अस्खलन नहीं होते हैं दोस्तों, अपर्दन की घटना नहीं होते। इसलिए पेड़ को लगाना पेड़ कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों, मृदा को अपर्दन करने से बचाते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेड़ हमारे बहुत ही मृदा को अपर्दन होने से लेते हैं, जिससे हमें कृषि प्राप्त होते हैं। इससे यह पवन और प्रभावी जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपर्दन मरुस्थल, बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, वहाँ मृदा प्रदन सबसे ज़्यादा होते हैं। अतः वृक्षों की कटाई या वनमूलन को रोका जाना चाहिए दोस्तों। वृक्षों की कटाई वनमूलन को रोका जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई करेंगे मृदा, इससे क्या होगा दोस्तों कि क्या होता है? अपर्दन क्रिया होगा, इससे मरुस्थल हो जाएगा और बंजर भूमि हो जाएगा, जहाँ से कृषि वनस्पति नहीं होगी दोस्तों। कि ध्यान से रोपण के लिए इस प्रकार के बोलता है कि धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे ज़्यादा उपयोग? मृदुय मृदा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है दोस्तों, जो अंतःस्रावन दर अथवा जिससे पानी आसानी से नहीं अंतःस्रावित होते हैं, वो धान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है। उस मृदा क्या करते हैं दोस्तों? मृदुय मृदा कहते हैं। इसे हमने पढ़ा हुआ है कि गेहूँ के फसले के लिए मृदुय मृदा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जल धारण करने की क्षमता अधिक होते हैं। कि अंतःस्रावन दरें और जल धारण करने वाली क्षमता में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि जिसमें जो पहले पढ़ा था वो उसे भूल गए हैं, कि पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बोला कि जो पढ़े दोबारा पढ़ो, जो चीज़ नहीं पढ़े। आपने क्या सीखा दोस्तों कि मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी स्थान की मृदा परिचिता वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों की परिचित होती है। ये परतें संतति कहलाती है। क्या होती है दोस्तों? मृदा की मृदा परिचित का वहाँ मृदा में विभिन्न परतों होती है। मृदा परिचिता का में क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार मृदा कहलाते हैं। ये मृदा क्या कहलाते हैं? परतें की संतर स्थिति कहलाती है। कि मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मृदुय मृदा, घुमटी मृदा, बलुई मृदा होते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदा जल की अंतःस्रावन दर विभिन्न होते हैं। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक होते हैं, मृदा में उससे कम होते हैं, और मृदुय मृदा में बलुई मृदा में सबसे अधिक होते हैं, और मृदुय मृदा में उससे कम होते हैं जल के अंतःस्रावित। विभिन्न प्रकार के फसलों के उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती हैं दोस्तों। मृदुय मृदा चिकनी मिट्टी होते हैं, जिसमें धान गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धूमटी मृदा में गेहूँ चना दोस्तों। मृतिका मृदा में चिकनी मिट्टी होते हैं। धूमटी मृदा में दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों, धूमट मृदा जो होते हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा धान खेतों गेहूँ चना उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है धूमट मृदा में गेहूँ चना और धान के लिए कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उपयुक्त होते हैं। कपास के लिए बर्दू मृदा जिसमें वायु धारण करने की क्षमता अधिक होती है और जल धारण करने की क्षमता कम होते हैं। धूमट मृदा में क्या होते हैं दोस्तों? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और वायु धारण करने की क्षमता कम होती है। इसलिए बलुई मृदा में कपास की खेती अधिक होते हैं, जिसमें वायु धारण करने की क्षमता अधिक होती है। धूमट मृदा में क्या होते हैं? गेहूँ चना और धान की खेती के लिए अधिक होते हैं, उसमें वायु धारण करने की क्षमता कम होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मृदा में जल को रोक सकते हैं, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने के लिए क्षमता या जल धारण करने की क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा चिकनी मिट्टी होते हैं। मृतिका मृदा से क्या होते हैं दोस्तों? यही मृतिका मृदा से चिकनी मिट्टी होता है। चिकनी मिट्टी के बर्तन से क्या मृतिका मृदा से क्या होते हैं? चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तनों के खिलौने, मूर्तियाँ। आपसे पूछा जा सकता है मृतिका मृदा से क्या होते हैं दोस्तों? चिकनी मिट्टी ये होते हैं, इसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आप मूर्तियाँ बनाई जाती है। किससे? मृतिका मृदा से। कि मृदुय मृदा से गेहूँ चना धान के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं दोस्तों। और कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास के लिए आपको
बलुई मिट्टी जिसमें वायु धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उसके इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या सीखा है दोस्तों कि 3 मृदा के बारे में सीखा आपने। बलुई मृदा में क्या होती है दोस्तों, कि कपास खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, उसमें वायु धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होते हैं कि उसके बाद धूमट मृदा के बारे में बोला कि इसमें क्या होता है कि वायु धारण करने की क्षमता कम होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये पोषक तत्व उसमें सबसे भरपूर होते हैं, जल खनिज होते हैं, और जिससे ये धान गेहूँ चना उगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिट्टी का मृदा से क्या होता है दोस्तों, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है मिट्टी का मृदा में, ये हम खिलौने मूर्तियाँ बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा दोबारा से पढ़ना, इसको अभ्यास करना। आपने अभ्यास नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं धीरे-धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसको आप अभ्यास करना दोस्तों कि सीधे ये क्रियाकलाप दिया गया है, ये आपको इसे तो आप क्या जानते हैं कि उत्तर भारत की अनेक नदियाँ हिमालय क्षेत्र में निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती है, जिसमें गाद, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, बालू, बजरी सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों को मिश्रण जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा क्या होते हैं दोस्तों, जलोढ़ मृदा वे मृदा होते हैं जिसमें जो हिमालय नदियाँ क्षेत्र से निकलती है। हिमालय नदी क्षेत्र से कौन-कौन नदी निकलती है दोस्तों, इसको याद रखना। हिमालय नदी से जो नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो नदी निकलते हैं कि उसमें क्या होते हैं, ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाते हैं, जिसमें गाद होते हैं, मृत्तिका होते हैं, ये चिकनी मिट्टी होते हैं, तीनों मिट्टी होते हैं इसमें, जो बालू होते हैं, बजरी मिट्टी होते हैं। इन पदार्थों में मिश्रण जलोढ़, यही मृदा क्या कहते हैं दोस्तों, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसमें तीनों प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ ये उत्तर भारत की मैदानी नदियों में के साथ लाई जाने वाली जलोढ़ मृदा निक्षेपित कर सकते हैं। उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा होते हैं दोस्तों, जलोढ़ मृदा होते हैं। ये मृदा बहुत उर्वर होते हैं, इस कारण से इसमें क्षेत्र में कृषि उपज के लिए भारत में लगभग आधी जनसंख्या खाद उपलब्ध होती है। इसी जलोढ़ मृदा में कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, जो निर्भर होते हैं इसी जलोढ़ मृदा में, जो हिमालय नदी से जो मृदा जो नदी निकलती है, यही जलोढ़ मिट्टी होते हैं इसमें, इसी मृदा। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।